सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। उम्मीद है मेरी आवाज आप तक सही ढंग से पहुंच रही होगी, ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक शुरुआत करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखिए, जैसा कि इसमें लिखा है ना मैंने कि दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। तो ये जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और इसमें हम लोग बाकायदा डिटेल से सारी चीजें पढ़ेंगे। डिटेल इन द सेंस जितने भी ऑप्शन होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे और ही साथ क्या करेंगे कि उनकी जानकारी भी लेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन से, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो अगर आप उससे क्वेश्चन करें ना कि भाई क्यों, कैसे, कहाँ, तो काफी सारे एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। ठीक है। और अच्छा, अभी जैसे हम लोग मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जीए पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है ना कि कई बच्चों के मन में बड़ा वो रहता है कि सर जीएस में, जीके में, जीए में और करंट अफेयर्स में इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इस क्लास के बाद आखिरी में आप मुझे याद दिला देना, और बल्कि मैं याद ही रखूंगा, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इन चारों में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जीएस, जीके, जीए एंड करंट अफेयर्स। ठीक है। तो चलिए शुरुआत की जाए। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है ना भाई, उसकी शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, जनरल अवेयरनेस का बहुत सुंदर क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। हाँ, थोड़ी सी चीजें, अगर इधर इंसिडेंट अकर लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ब्लैक होल घटना कब और कहां घटित हुई थी। व्हेन एंड द वेयर डिड द ब्लैक होल इंसिडेंट टेक द प्लेस या इंसिडेंट अकर। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, जून में हुई थी, कोलकाता शहर था, मई में हुई थी, भोपाल शहर था, मई में कोलकाता शहर था, या जुलाई में उड़ीसा प्रदेश था। ठीक है। तो ये इस प्रकार के ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि ब्लैक होल घटना कब और कहां घटित हुई थी। एक्चुअल में क्या है ना कि पेपर के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि ब्लैक होल घटना कब और कहां घटित हुई थी। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं, आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। शुरुआत में आपने सुना है कि जो बंगाल शहर था वहां पर नवाबों का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? नवाबों का। और देखो क्या है ना, जब किसी क्वेश्चन को स्टोरी के रूप में आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सीधे घुसेगा और काफी समय तक, एक लॉन्ग टाइम तक वो, उसको आपका जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है ना, मस्तिष्क का भाग, वो आप इसको याद रखता है। ठीक है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता। ठीक। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि 20 जून, बहुत ध्यान से समझिएगा, 20 जून 1756, 1756, यानी कि आप जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे लगभग 101 साल पहले चले जाए। तो 20 जून 1756 को हुआ ये था कि बंगाल में होता था नवाबों का शासन, और इनके जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। आपने नाम सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, सिराजुद्दौला। ठीक है। तो ये सिराजुद्दौला ने क्या किया था, यहाँ पर कोलकाता में एक किला था जिसको कहते हैं, आज भी कहते हैं, विलियम फोर्ट। क्या कहते हैं? विलियम फोर्ट। तो इस विलियम फोर्ट में इन्होंने एक कालकोठरी थी जिसमें मतलब घुप अंधेरा, जैसे छोटे बच्चों को नहीं डराया जाता कि शैतानी करोगे तो मैं तुम्हें अंधेरे में बंद कर दूंगा, ऐसा। तो इन्होंने कुछ अंग्रेज सिपाहियों को, जिनकी संख्या काफी ज्यादा थी, उनको कैद करके उस काल कोठरी में डाल दिया था, काल कोठरी में डाला था। अब काल कोठरी में उन जो कैदी थे उनको बड़ी घुटन हुई। घुटन इन द सेंस, सांस नहीं आ रही है, रोशनी नहीं मिल रही है, और इसके कारण उनमें भगदड़ मची। अब जब भगदड़ मची, एक तो छोटी सी कॉल कोठरी, ऊपर से भगदड़ मची, सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, सही से ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप ही को अगर ऐसे किया जाए तो, अभी देखिए लॉकडाउन का समय था, घर तो सभी के साफ सुथरे होते हैं, अच्छे हवादार होते हैं, लेकिन उसमें भी जो है घर के अंदर घुटन सी महसूस होने लगी थी। तो इसी घुटन के कारण लगभग 123 सैनिकों की जानें चली गई थी। 123 ब्रिटिश सैनिकों की जान चली गई थी। तो इस घटना को कहते हैं ब्लैक होल घटना, और ये कहाँ घटित हुई थी? बंगाल यानी कि कोलकाता में। और कब हुई थी? 20 जून 1756 में। अच्छा, एक और सवाल उठता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक अंग्रेज लेखक थे, ब्रिटिश लेखक, इनका नाम था हॉलवेल।
केवल इन्हीं के द्वारा इस घटना की जानकारी मिली है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एक कल्पना थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। लेकिन क्योंकि इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं और काफी समय से इसकी चीजों को पेपर में पूछा जाता है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ऐसी घटना हुई थी। कब? 20 जून 1756 को बंगाल में हुई थी। इनके जो इस घटना के पीछे जो मतलब रेड हैंडेड व्यक्ति थे वो थे नवाब सिराजुद्दौला, और इसकी जानकारी ब्रिटिश लेखक हॉलवेल ने दी थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सत्य है कि जून कोलकाता में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी, ठीक है। उम्मीद है पूरी चीज आपको समझ में आई कि कितने सैनिक मरे। ये घटना जो ब्लैक होल कोठरी थी वो कहाँ थी? विलियम फोर्ट में। कभी कभी पूछा जा सकता है या कितने सैनिकों की मृत्यु हुई थी, तो उसमें 1 2 3 आप ऐसे याद रखना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बहुत सुंदर सुंदर और बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है भाई आपके लिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, भारत की स्वाधीनता के समय, जब भारत आजाद हुआ था, जब भारत को पूर्ण रूप से लिखित रूप से स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947, तो उस समय महात्मा गांधी क्या थे? कह रहे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी महात्मा गांधी क्या थे? मेंबर ऑफ कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी, नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस या जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस। तो आपको बताना चाहेंगे, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब मजा आ गया। महात्मा गांधी से संबंधित वैसे भी जितने प्रश्न बनते अच्छे, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किसी भी पद पर नहीं थे, यानी कि उसके सदस्य ही नहीं थे। अब मन में क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या कभी ऐसा हुआ था कि महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य रहे हो, या कांग्रेस में इन्हें जो कांग्रेस बनी थी क्या उसका कभी इन्होंने कुछ अपना समय जीवन का महत्वपूर्ण अंश उसको दिया है? तो हाँ भाई ऐसा हुआ था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कब हुआ था। 1920 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1920 में महात्मा गांधी जी ने एक इस बात पे तैयार हुए थे, उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस का नेतृत्व करूंगा। किस बात पे? सभी को पता है महात्मा गांधी के जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने कहा था मैं अहिंसा पूर्वक कांग्रेस का नेतृत्व करूंगा। और किसके लिए करूंगा, ये भी तो बात है ना कि क्यों करूंगा भाई। जो आपने सुना है पूर्ण स्वराज्य नाम की उन्होंने एक अपना आंदोलन शुरू किया था, तो पूर्ण स्वराज के लिए 1920 में नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी तैयार हुए थे। किसका? कांग्रेस का, लेकिन अहिंसा पूर्ण नेतृत्व। उन्होंने कहा था मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, कोई चीजें मारपीट नहीं चाहिए। और उसके बाद 1924 में आपने सुना होगा ये सन, ये क्यों फेमस है, ये वर्ष 1924 क्यों फेमस है? इसमें कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, बेलगाम अधिवेशन। तो बेलगाम अधिवेशन में 1924 में महात्मा गांधी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। महात्मा गांधी तब क्या बने थे? प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बने थे। कौन से सेशन में? बेलगाम सेशन में। बेलगाम सेशन में 1924 में महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इन्होंने ये कार्यभार सिर्फ 1 साल के लिए ही संभाला था। 1 साल के लिए ही इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। तो बात समझ में आई कि भारत की स्वाधीनता के समय कांग्रेस से महात्मा गांधी का कोई भी नाता नहीं था, ना ही ये सदस्य थे, ना ही ये प्रेसिडेंट। भाई सदस्य नहीं थे तो अध्यक्ष या महासचिव या सदस्य होने का कोई वही नहीं बनता, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और ये देखिए भाई आपका अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न तो परसों से ही रिलेटेड है और बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है कि बजट 2021 के अनुसार एफडीआई की अधिकतम सीमा को कितना किया गया? तो जो अभी हमारा बजट हमारी महिला वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, सदन के दोनों सदनों में। तो उसमें एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चलो पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि एफडीआई क्या होता है, फिर उसके बाद आप इसको समझिएगा। एफडीआई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको, अगर आपको अभी तक ये एफडीआई समझ नहीं आता है तो आज मैं आपको बिल्कुल आपकी ही लैंग्वेज में, इतनी सरल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब मैं आपको समझाता हूं कि एफडीआई क्या होता है बड़ी सरल भाषा में, ठीक है।
पहले तो ये समझ लीजिए कि एफडीआई होता क्या है, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा हमारे पास मैं दो कंपनी मान लेता हूँ, मैंने कहा एक ये कंपनी है, एक ये कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है, ठीक है। ये कोई विदेशी कंपनी है और ये भारत की कंपनी है, ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो एफडीआई होता है ये क्या होता है, ठीक। इसको आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और चीजें जो है आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आएंगी, ठीक। तो अब जरा समझिएगा, जब कोई विदेशी कंपनी, मैं आपको ऐसे बताते जा रहा हूं, जब कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी भी कंपनी में क्या करेगी, क्योंकि ये इंडियन बजट में शामिल हुआ है इसलिए भारत की कंपनी बाहर वो कर सकती है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, या फिर बाहर की कंपनी, बहुत सारी कंपनी भारत में रोजगार के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको अप्रूवल मिलता है तो यहाँ पर आके अपना सारा सेटअप स्थापित करती है। तो आप पहले समझिए, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आती, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये होता क्या है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। तो भारत की जो कंपनी होती है उसके मैनेजमेंट पर, उसके प्रबंधन पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके प्रबंधन में कुछ हिस्सा उस विदेशी कंपनी का होता है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रही है, कुछ हिस्सा मिलता है। और इसके साथ साथ जब कुछ हिस्सा मिलता है, अच्छा ये हिस्सा कब मिलता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और ये पहला पॉइंट होता है कि प्रबंधन में कुछ हिस्सा मिल जाता है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट देखने लगते हैं। और दूसरा भाग ये होता है कि इसके यहाँ पर इसको चाहिए होता है सपोर्ट। सपोर्ट कैसे होगा, वो कंपनी, भारतीय कंपनी को ये बताएगी कि हम आपके लिए कैसे फायदेमंद है, ठीक है। हम आपके लिए कैसे फायदेमंद है, इससे आपको भविष्य में कितना इंप्रूवमेंट मिलेगा, कितने रोजगार देंगे, ग्रोथ कैसे होगी, ये सारी चीजें विदेशी कंपनी, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी को बताएगी, जिसके तहत भारतीय कंपनी में उस विदेशी कंपनी को प्रबंधन का कुछ हिस्सा मिलेगा, प्लस उसको ये सपोर्ट भी हासिल करना होता है, ठीक। अच्छा ये कब होता है, अब ऐसा तो नहीं कि कोई विदेशी कंपनी है और भारत में कहा कि भाई, भारतीय कंपनी जो है मान लीजिए 10,000 करोड़ की और विदेशी कंपनी आई, उसने कहा कि भाई हम 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब तक कोई विदेशी कंपनी उस भारतीय कंपनी के 10% शेयर नहीं खरीदती है, कितने फीसदी शेयर नहीं खरीदती है, 10% शेयर नहीं खरीदती है, तब तक उसको एफडीआई के रूप में नहीं माना जाता है। और जैसे ही वो 10% शेयर खरीदती है तो उसको एफडीआई की श्रेणी में लिया जाता है। किसकी श्रेणी में लिया जाता है, एफडीआई की श्रेणी में। और यही एफडीआई की अधिकतम सीमा हमारे बजट 2021 के अनुसार इसको बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया, जो पहले 49% थी। इसके कई सारे घाटे भी हैं, कई सारे फायदे भी हैं, ठीक है। ये जो सपोर्ट है ना, इसको आप बोल सकते हो कि एक तरीके से मत अधिकार, मत देने का अधिकार, कि कंपनी के मामलों में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें इनका भी मत शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी सीमा को कितना बढ़ा दिया गया, 74%। अब आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ, बहुत छोटे से एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए विदेशी कंपनी है कोका कोला, ठीक, और एक भारतीय बी एवरेज कोई कंपनी, मान लीजिए हमने कहा फ्रूट नाम की कोई कंपनी है। अब ये फ्रूट नाम की कंपनी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस फ्रूट नाम की कंपनी का जो कारोबार है वित्तीय वर्ष के दौरान वो 1,000 रुपए का है या 1,000 करोड़ रुपए का है। ये कोका कोला आई, उसकी नजर इस भारतीय फ्रूट कंपनी पर पड़ी, उसने कहा यार मुझे इसमें भी हिस्सेदारी चाहिए क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब क्या हुआ, इस कोका कोला कंपनी ने इस भारतीय कंपनी फ्रूट के 10% शेयर खरीदे। तो भाई 1,000 का 10% क्या होता है, यानी कि 100 रुपए के शेयर खरीदे। अब क्या हुआ, ये कोका कोला कंपनी इस भारतीय फ्रूट कंपनी में एफडीआई के रूप में जानी जाने लगी कि फॉरेन कंपनी ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस कोका कोला कंपनी को इसमें अधिकार क्या क्या मिले, इसके मैनेजमेंट का कुछ हिस्सा मिल गया, मतलब प्रबंधन का कुछ हिस्सा मिल गया, ठीक, प्रबंधन का कुछ हिस्सा मिला, प्लस इसमें मताधिकार यानी कि सपोर्ट के लिए मत अधिकार, वोट देने का अधिकार कि कंपनी के हित में अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसका भी हक मिल गया। लेकिन अगर ये 10% शेयर ना खरीदती तब तक क्या इसको हक मिलता, नहीं मिल सकता था, बात समझे, ये मिला। वैसे अगर आप देखेंगे तो एफडीआई जो होती है वो दो प्रकार की होती है, खैर इसको अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो एफडीआई की सीमा जो है बढ़ाकर कितने परसेंट की गई है, 74%। उम्मीद है आज आप एफडीआई समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। अगर इसमें किसी को कोई समस्या हो रही हो तो प्लीज पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन इसको कमेंट के थ्रू आप पूछ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन आया है।
ये प्रश्न ऐसा पूछा गया है और आपको बताना है, जैसे इसमें पूछ रहा है कि सब्जियों का उत्पादन जो है किससे संबंधित, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स आर रिलेटेड टू। आपको बताना है क्या विटीकल्चर का मतलब सब्जियों का उत्पादन होता है, क्या पोमोकल्चर का मतलब सब्जियों का उत्पादन होता है, क्या ओलेरीकल्चर का मतलब सब्जियों का उत्पादन होता है, या क्या सेरीकल्चर का मतलब सब्जियों का उत्पादन होता है। तो इस बात का जवाब आपको देना। तो देखिए हम आपको बताते हैं, हर एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। विटीकल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर के उत्पादन से, अंगूर की खेती से संबंधित जो चीजें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं विटीकल्चर। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर से संबंधित, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर से संबंधित, ठीक है भैया। दूसरा है पोमोकल्चर, ये होता है फलों से संबंधित, यानी प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फलों से संबंधित। ओलेरी कल्चर जो होता है ये होता है वेजिटेबल से संबंधित, यानी कि जो सब्जियों के उत्पादन से संबंधित चीजें होती है उनका जो अध्ययन किया जाता है, उनकी जो कला होती है कि सब्जियां किस मिट्टी पे उगनी चाहिए, उनका टेम्परेचर क्या होता है, उनको उगाने के लिए जो मृदा होती है उसमें चीजें कौन कौन सी होनी चाहिए, कितना फास्फोरस होना चाहिए, कितना कैल्शियम होना चाहिए, ये सारी चीजें जो होती हैं इसका वो उगाने का जो तरीका होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ये सब आता है सब्जियों का ओलेरीकल्चर में। तो थर्ड ऑप्शन होगा राइट आंसर। अब बात आती है सेरीकल्चर क्या होता है। तो भाई सिल्क इंसेक्ट्स का नाम सुना है आपने, सिल्क इंसेक्ट्स, रेशम के कीड़ों का जो उत्पादन होता है जिससे हम लोग रेशम निकालते हैं, सिल्क इंसेक्ट्स। तो रेशम के कीड़ों का जो उत्पादन होता है या उनका रख रखाव होता है रेशम कीड़ों का, उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। याद रखेंगे विटीकल्चर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप से रिलेटेड होता है, पोमोकल्चर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट से रिलेटेड होता है, सेरीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इंसेक्ट से होता है, एंड द फाइनल आंसर क्या होगा, द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इज रिलेटेड टू ओलेरीकल्चर। क्लियर है। तो बहुत बढ़िया सवाल था, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, उम्मीद है कि उतने ही अच्छे ढंग से आपने समझा होगा, है ना। शाबाश। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। एक और अच्छा ही प्रश्न आया है सामने, उम्मीद है कि इसका सवाल का जवाब जो है ना सभी लोग बड़े अच्छे से दोगे। कह रहा है भारत में सबसे ज्यादा सोना जो है वो कहाँ पाया जाता है, सोना मतलब गोल्ड। वेयर इज द मैक्सिमम गोल्ड फाउंड इन इंडिया। कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। देखो इसका आंसर जो है आपको एक पिक्चर से मिलेगा। पिक्चर आपने देखी है ना, जो रॉकिंग स्टार जो यश है उसकी एक पिक्चर आई थी केजीएफ चैप्टर 1। तो केजीएफ में अगर आपने देखा होगा तो उसमें लिखा था कोलार गोल्ड फील्ड। क्या लिखा होता, कोलार गोल्ड फील्ड, जिसमें सोने की तस्करी से संबंधित चीजें उस पिक्चर की पृष्ठभूमिकाओं में थी, कोलार गोल्ड फील्ड। अगर आपको बस इतना पता हो जाए कि ये कोलार कहाँ है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरे भाई कोलार कहाँ है ऐसे आप याद रखना, के से कोलार होता है और के से कर्नाटक होता है। तो ये जो कोलार गोल्ड फील्ड है ये भारत की सबसे बड़ी, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये इंडिया की सबसे बड़ी सोने की खान है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। हम आपको कुछ बताएंगे इसमें भी कुछ फैक्ट जो कि वाकई में आपके लिए बहुत अच्छे लगेंगे आपको। सबसे बड़ी गोल्ड माइन है और आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो राज्य दिख रहे हैं सबसे ज्यादा, अगर भारत में पूछा जाए गोल्ड कहाँ मिलता है, गोल्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में होता है, तीसरे नंबर पर झारखंड में होता है। ये तीनों राज्य नंबर वाइज गोल्ड प्रोडक्शन में इंडिया में टॉप 3 पर है। सबसे पहले कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा झारखंड। ऐसे गोल्ड असम में भी पाया जाता है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। असम और तमिलनाडु में भी गोल्ड माइंस हैं जहां से सोना निकाला जाता है, ठीक है। सोने की खाद्यान्य है, सोने की खाने हैं, ठीक। अच्छा अब जरा आप कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोलार गोल्ड फील्ड है जिसे केजीएफ कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य का नाम सुना था आपने। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भी इस पर शासन किया। मराठाओं ने लगभग 50 वर्ष तक इस पर शासन किया है, मराठाओं ने इस पर शासन किया था। उसके बाद आपने एक संधि का नाम सुना होगा जो पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप की होती है और बहुत बार पूछी जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि।
श्री रंगपट्टनम की संधि, इसका नाम सुना है ना आपने? ये जो ट्रीटी थी श्रीरंगपट्टनम की, ये ट्रीटी क्या थी? एक्चुअल में ये ट्रीटी इसी केजीएफ माइंस को ही लेकर थी। ये ट्रीटी हुई किसके बीच में थी? मैसूर का जो राज घराना था उसके बीच में और अंग्रेजों के बीच में, इंग्लिशमैन। क्या हुआ था अंग्रेजों के बीच में? अंग्रेजों ने इस कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जा कर लिया था और लगभग इन्होंने 2 वर्ष तक इस पर कब्जा किया। अब आप सोच रहे होंगे सर, लेकिन उसके बाद इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इंग्लिशमैन ने यानी कि अंग्रेजों ने ये संधि मैसूर को, कर्नाटक को वापस कर दी थी। अब आपके पास दिमाग में आ रहा होगा सर, अगर अंग्रेजों ने इस पर शासन किया था, यहाँ से तो सोना निकलता है, तो अंग्रेजों ने ये शासन वापस क्यों कर दिया था? उनके तत्कालिक कुछ कारण रहे होंगे, कॉन्टेम्पररी कुछ रीजंस रहे होंगे, या ये लोग सोना क्योंकि प्योर फॉर्म में तो निकलता नहीं, इसको फिल्टर करना पड़ता है, और फिल्टरेशन के लिए कई सारी मशीनरी, कई सारे लेबर वर्क की जरूरत पड़ती होगी। तो उसके कारण श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत अंग्रेजों ने जब इस पर लगभग 2 साल तक कब्जा रखा था, और उसके बाद ये इसको मैसूर साम्राज्य को वापस की थी। तो सबसे ज्यादा सोना जो होता है भाई इंडिया की अगर बात की जाए, तो इंडिया में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है कर्नाटक, ये नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश में सोना होता है, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु में होता है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है तो आपका जवाब होगा कर्नाटक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग इसका जवाब बहुत बढ़िया देंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, कह रहा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? मीठे पानी का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पानी में शक्कर घोली गई है ये शरबत वाली झील नहीं है। मीठे पानी का झील का मतलब होता है फ्रेश वाटर। और अच्छा फ्रेश वाटर होता है, दूसरा कौन सा वाटर होता है? दूसरा होता है जिसको आप लोग मरीन वाटर या सलाइन वाटर कहते हो, खारा पानी। तो मतलब जहां पे फ्रेश पानी है, फ्रेश पानी की सबसे बड़ी झील इनमें कौन सी? विक्टोरिया है, मिशिगन है, बैकॉल है, सुपीरियर है, या आपको बताना है कौन सी है? तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से देंगे। ठीक है जल्दी से बताइएगा क्या है ये। हम्म। तो देखिए हम आपको बताते हैं क्या है ना, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, ऐसे तो देखा जाता है ये सुपीरियर झील को माना जाता है। अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया यानी सतही क्षेत्रफल के अनुसार, सरफेस एरिया के अनुसार अगर देखा जाता है तो सुपीरियर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सुपीरियर लेक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वर्ल्ड लार्जेस्ट। ठीक है, किसके अनुसार? सरफेस एरिया के। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात की जाती है, वॉल्यूम इन द सेंस आयतन की बात की जाती है कि पानी कितना है, तो ये थर्ड लार्जेस्ट हो जाती है। तो क्या हो जाती है? थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील होती है, और ये नॉर्थ अमेरिका में आती है। किसमें आती है? नॉर्थ अमेरिका में स्थित झील है। अब सर उसके बाद ये वाली इनकी बात भी कर लेते हैं हम लोग, ये कहाँ पर है, इनको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको देख लेते हैं। अगर हम लोग विक्टोरिया की बात करते हैं तो विक्टोरिया अफ्रीका में पाई जाने वाली झील है। मिशिगन की बात कर लेते हो तो मिशिगन भी नॉर्थ अमेरिका की ही झील है। मिशिगन भी नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका में ही पाई जाती है, झील है काफी बड़ी। अगर बैकॉल की बात करते हैं तो ये रशिया, रशिया आपने नाम सुना है? रूस, और रूस और का एक इलाका है जो विश्व के सबसे ठंडे प्रदेशों में गिना जाता है, साइबेरिया। ये बैकॉल वहां पाई जाती है, और ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक, वर्ल्ड डीपेस्ट लेक। ठीक है, कौन सी? बैकॉल। याद रखिएगा, बैकॉल लेक इज द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक, दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकॉल, रसिया में पाई जाती है। और दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल के अनुसार सुपीरियर झील है, ये नॉर्थ अमेरिका में होती है, और अगर वॉल्यूम के अनुसार इसके आयतन की बात की जाए तो तीसरी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें फैक्ट शायद आपको पढ़कर अच्छा लग रहा होगा। है जी, चलो आगे बात करते हैं। कह रहा है कोशिका की खोज किसने की थी? ये मोस्ट रिलेवेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम है।
और मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जो एग्जामिनर होते हैं ना, पेपर सेटर, उनके फेवरेट क्वेश्चन में से ये आता है लगभग, आप ऐसे समझ सकते हो। तो कह रहा कोशिका की खोज किसने की थी, तो सभी लोग जानते हैं कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल्स अराउंड 1665, 1665 के आसपास रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी किसकी, सेल की। ठीक, अब बात आती सर फ्लेमिंग ने किया था, तो फ्लेमिंग ने, भाई सभी लोग जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग नाम था इनका। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट एंटीबायोटिक खोजा था, फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था, सभी लोग जानते हो, सभी लोग इस्तेमाल भी कर चुके हैं, उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, भाई रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस की खोज की थी। जो सेल होती है ना, कोशिका होती है, उसके नाभिक की खोज की थी, सेल न्यूक्लियस की खोज की थी। और वॉल्डेरे ने क्या किया था, वॉल्डेरे के बारे में कहा जाता है, इन्होंने 1888 में 1888 में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की खोज की थी। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस की खोज की, रॉबर्ट हुक ने सेल का इन्वेंशन वो किया, डिस्कवरी, और वॉल्डेरे ने क्या किया था, वॉल्डेरे ने क्रोमोसोम की खोज की थी। तो जो क्वेश्चन था कि कोशिका की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द सेल, इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब, अराउंड 1665। ये ईयर क्लियर नहीं है, 1664 से 1665 के बीच में ये इनकी डिस्कवरी चली थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कॉपर ग्लास निम्न में से किसका अयस्क होता है। कॉपर ग्लास इज द ओर ऑफ, ओर मतलब अयस्क, अयस्क मतलब फिल्टरेशन के बाद जितनी चीजें अच्छी होती जाती हैं वो उसका अयस्क कहलाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, अब इसमें इसके नाम में ही कॉपर है तो ये कॉपर का ही होगा। कॉपर ग्लास इज द ओर ऑफ कॉपर। कॉपर ग्लास किसका अयस्क होता है, तांबे का ही अयस्क होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका सही उत्तर। क्या बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कोल, कोयले का जलना निम्न में से कैसी प्रक्रिया है। जो कोयला जब जलता है, एक मिनट दीजिएगा जरा हमको। अरे भैया तुमने कहाँ रख दिया, वो तुमने रख दिया, आई मीन रख दिया। एक मिनट देना दो, चलो कोई बात नहीं, आएगा तो देखेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था हाँ, ये जो अगला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अच्छा नंबर नहीं पड़ा है, चलो कोई बात नहीं। कह रहा कोयले का जलना निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया, ऑप्शन है अपने पास, केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, मतलब ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द थर्मल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को ये ताप ऊर्जा में बदल देता है। और कह रहा है थर्मल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन है। कोयले का जलना, भाई देखो ऐसा है ना, सभी लोग जानते हैं जब कोयला मिलता है, सपोज करिए ये कोयला है, और कोयले का इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ होता है आपने देखा है, जैसे पहले ट्रेन में क्या होती थी, पहले ट्रेन में कोयले का इस्तेमाल होता था, क्यों, क्योंकि उसमें तब लाइट नहीं होती थी, तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, या आज भी देखो जितने भी पावर हाउस होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कोल इस्तेमाल करते हैं। और कोल इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए, क्या मिल पाए, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत मिल पाए। तो आप याद रखेंगे कि कोयले का जो जलना होता है, और कोयला क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल होता है, एक रसायन होता है। हालांकि होता तो जीवाश्म है, जो कि बहुत साल पहले जो पेड़ पौधे नष्ट हुए थे, उनकी जो लकड़ियां जमीन में रह गई थी, वही अवशेष बन के कोयला हुआ। हीट इतनी थी कि वो जल गए, और जलने के बाद जो अवशेष बचे वो कोयला कहलाए। लेकिन इन द सेंस ये देखोगे तो ये एक केमिकल कन्वर्जन ही था, पेड़ों से हीट मिलकर कोयला बनना केमिकल कन्वर्जन ही था। तो एट द एसेंस यू कैन से दैट द कि ये जो कोयला है ये हमारा केमिकल पार्ट है। तो जब रसायन जलता है और रसायन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, तो उसको कहते हैं कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यानी जब कोयला जलता है
तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद जब जैसे, तो हमारा ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर ये होगा, ठीक है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन ही कहलाता है कोयले का जलना, ठीक है। अब मन में ये क्वेश्चन उठा कि नहीं उठा, ईश्वर जाने, अगर नहीं उठा है तो हम उठा देते हैं, अब वैसे उठना चाहिए था, कि रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, तो हम बता सकते हैं कि बर्निंग ऑफ द कोल है इसका रीजन। अब केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक एग्जांपल देंगे आप कि रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा में कैसे बदलती है, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। मोमबत्ती अगर जलेगी, मोमबत्ती समझते हैं ना, कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना किसका एग्जांपल है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि मोमबत्ती का जो जलना होता है वो एग्जांपल होता है केमिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्जन। अच्छा सर, इसका एग्जांपल क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन। ये तो आप लोगों अगर देखो तो लगभग लगभग आजकल ये हर घर में हो रहा है और इसका बड़ा यूज हो रहा है। आपसे कहें आपको ताप मिलता जाए, आपको लाइट मिलती जाए और उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करते जाओ, कैसे, तो सोलर पावर प्लांट जितने भी लग रहे हैं, और अगर इसका घर में एग्जांपल जानना चाहते हो तो जैसे सोलर कुकर होता है ना, वो होता है बेस्ट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सोलर कुकर, सोलर कुकर इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि ये लगभग हर घर में रहता है। और जितना क्वेश्चंस को आप फेमिलियर होके पढ़ोगे, अपने आसपास की चीजों से रिलेट करके पढ़ोगे ना, उतना कभी भूलने की वो जो संभावनाएं होती हैं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यानी आपके पास लगातार हीट आ रही है और आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हो, कैसे करोगे। विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बड़ा अंतर होता है। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी, ठीक। लाइट और इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा में अंतर बहुत होता है, ठीक है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कैसा होता है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है ना आजकल, थर्मल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो थर्मल प्लांट जो होते हैं वो सारा एग्जाम्पल है किसके, किसके एग्जाम्पल है, ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, थर्मल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन के बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी बहुत अच्छे से। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है काला रंग कैसा होता है। आप कहोगे सर काला ही होता है। व्हाट कलर इज ब्लैक, आपको ऑप्शन भी देखना है, ये प्राथमिक रंग होता है, गौड़ होता है, दोनों ही होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता है। काला रंग की बात हो रही, काला रंग कैसा होता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर काले रंग की बात हो रही है तो काला रंग कैसा होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि काला रंग इनमें से कोई नहीं होता, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अब सर तो ये फिर क्या होता है, देखो प्राथमिक कलर जो होते हैं इनको हम लोग प्राइमरी कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर। और ये क्या क्या होते हैं पता है आपको, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्राथमिक कलर होते क्या है। प्राइमरी कलर ऐसे कलर, ऐसे रंग जो किन्हीं रंगों को मिलाकर ना बन सके, ऐसे रंग जो किन्हीं भी और रंगों को मिलाकर नहीं बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक कलर, ठीक है। जैसे इसमें ऑप्शन हो गया रेड, रेड, ब्लू, ग्रीन, दीज थ्री कलर्स आर द प्राइमरी कलर। ये हमारे जो तीन रंग होते हैं, कौन कौन से, आरबीजी आप ऐसे याद रखोगे, जैसे आप आरबीसी याद रखते हो, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, आरसीबी, आप इसको याद रखोगे आरजीबी, रॉयल ग्रीन ब्लू, ठीक है, आरबीजी। ये हमारे तीन प्राथमिक कलर होते हैं। गौड़ कलर क्या होते हैं, गौड़ कलर का मतलब होता है सेकेंडरी कलर, मतलब जो दो रंगों को मिलाकर बन जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गौड़ रंग, यानी कि सेकेंडरी कलर। अब जैसे येलो रंग हो गया, ये मिलाकर बनता है कैसे कैसे, जब आप रेड और ग्रीन को मिलाकर क्या करते जाओगे, मिलाते जाओगे एक निश्चित रेशियो में, तो येलो बन जाता है। मैजेंटा कलर होता है, ये भी एग्जांपल होता है, अच्छा एग्जांपल होता है सेकेंडरी उसका। अच्छा एक चीज और है, ये जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा फैक्ट और बता देते हैं। जो हमारे प्राइमरी कलर है, रेड, ब्लू और ग्रीन, अगर इनको सही रेशियो में, बराबर रेशियो में मिलाया जाता है, बराबर रेशियो में, जब इनका रेशियो इक्वल होता है, क्या होता है,
इनका रेशियो कैसा होता है, इक्वल। तो इससे सफेद प्रकाश बनता है। कैसा प्रकाश बनता है, व्हाइट लाइट बनती है, सफेद प्रकाश का निर्माण होता है। ठीक है, इनको रेशियो इक्वल रख के जब मिलाया जाता है तो उससे सफेद प्रकाश का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना का बोलो। अच्छा, मैजेंटा समझ में आ रहा है? मैजेंटा, मोर देखा है आपने? मोर, मोर का जो नीला रंग होता है वो कैसा होता है, उसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं तो उसका नाम ही रख दिया गया है पिकॉक ब्लू। तो हमारे गौड़ रंगों में पिकॉक ब्लू भी आता है। इसको आप मोर के सरीखा नीला कह सकते हो, मोर जैसा नीला। तो मोर जैसा नीला रंग भी किसमें आता है, नीला रंग वैसे क्या होता है, प्राथमिक, लेकिन मोर जैसा नीला रंग वो किसमें आता है, द्वितीयक रंगों में आता है, सेकेंडरी कलर्स में आता है। ठीक है भाई, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। वेल डन। चलिए आइए, कहता है प्रतिजन क्या है, एंटीजन क्या है। एंटीजन और एंटीबॉडी हमारे शरीर में दो चीजें होती हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं क्या होती हैं। देखो, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। जीवाणु लिखा है, ये क्या लिखा है, जीवाणु, यहाँ पे लिख देते हैं जीवाणु, इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, हाँ। प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी इम्यूनिटी भी कह सकते हो इसको, एंटीबॉडीज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एंटीबॉडीज। और यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टॉक्सिन, विष के बचाव में क्या करता है, प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडीज होती क्या है, इसके बाद हम आपके आगे बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। ये हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जैसे सर्दी जुकाम किसी व्यक्ति को जल्दी लग जाता है ना, किसी के चोट लगी तो उसके ऊपर जल्दी से पकने लगता है, तो कहते हैं उसके शरीर की एंटीबॉडी कमजोर होती है। अब जैसे शरीर में सर्दी जुकाम लगा तो एंटीबॉडी कमजोर है, एंटीबॉडी कम है। प्रतिरक्षी यानी बाहर से आने वाले जो हमारे इन्वेडर्स होते हैं, जो हमारे शरीर में ऐसे हानिकारक तत्व जो नहीं आने चाहिए, जिनके आने से शरीर बीमार पड़ता है या शरीर को उनको झेलने की एक हद तक क्षमता होती है, तो वो शरीर जिस चीज को झेल रहा है वो झेलने का कारण क्या होता है, वो एंटीबॉडी के कारण ही उनका विरोध कर पाता है। और जब ये एंटीबॉडी कमजोर होते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा चीजों का प्रभाव पड़ने लगता है। सर्दी है तो सर्दी लग गई, गर्मी है तो गर्मी है, दस्त लग गया पता चला किसी को, अब वो लेके सुबह से लोटा शाम तक भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एंटीबॉडी कमजोर है। एंटीबॉडी मजबूत कैसे होती है, फल, सीजनल सब्जियां, ये ज्यादा अच्छे से खाने चाहिए, एक्सरसाइज पर जोर रखना चाहिए। ठीक, ये एंटीबॉडी होती है प्रतिरक्षी। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन होता है प्रतिजन। एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन। अब ये प्रतिजन क्या होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। जब जो एंटीबॉडी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, उसी को प्रमोट करने का काम करता है एंटीजन। यानी यू कैन से द एंटीजन इज द फादर ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, उसी को, या एंटीजन इज द प्रमोटर ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, अच्छा। तो अब आप ये समझिएगा कि प्रतिजन क्या होता है। प्रतिजन प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देगा, यानी ये प्रमोट करता है एंटीबॉडीज को। ये इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता, ये बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करता है। बैक्टीरिया को, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम होता है एंटीबॉडी का। एंटीजन का काम क्या होता है, उस एंटीबॉडी को प्रमोट करना। और ये टॉक्सिक चीजों के प्रति बचाव से भी इसका कोई मतलब नहीं होता है। सांप ने काटा, एंटीजन उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि विषैले सांप के काटने में बहुत ज्यादा देर तक रुक पाए, उसमें वो भी नष्ट होने लगती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देना ही काम होता है एंटीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किससे नापा जा सकता है, नापा जा सकता है। चलिए बताइए, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड का हिसाब होता है, उसकी गति को निम्न में से किससे नाप सकते हैं। द प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बीपीएस, एमआईपीएस, बैंड और हर्ट्ज। किसके द्वारा नापा जाता है, तो मैं आपको बताता हूं। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसे गीगा हर्ट्ज के द्वारा नापते हैं, मतलब ये उसकी एक यूनिट होती है। तो आप यहाँ पर गीगा तो नहीं लिखा है, तो आपका ऑप्शन जो होगा, सही आंसर होगा, वो होगा हर्ट्ज के द्वारा उसको मेजर किया जाता है। अब बात आती है बीपीएस क्या होता है। तो देखो, बीपीएस होता है बेसिक पॉइंट्स। क्या होता है, बेसिक पॉइंट्स।
ये यहाँ पे PS का मतलब ही है पॉइंट्स। अब इसका यूज जानते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी चीज में नहीं है, इसका यूज होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। इसमें होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जितने भी वित्तीय विभाग होते हैं ना, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों किया जाता है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में इस BPS का इस्तेमाल करता है, इंटरेस्ट। ठीक है, स्पेलिंग देखना। ये हो गया BPS। दूसरा होता है, ये लिखा है MIPS। MIPS क्या होता है? MIPS होता है माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरेक्टेड पाइपलाइन स्टेजेस। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरेक्टेड पाइपलाइन स्टेजेस। मतलब कि ये भविष्य के कंप्यूटर प्रोसेसर है, जिसमें आपको कंप्यूटर में बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार कमांड दी, ये सारी चीजों को, रिलेटेड चीजों को खोजेगा। तो आप ये कह सकते हो, ये फ्यूचर कंप्यूटर के प्रोसेसर्स का नाम है। फ्यूचर कंप्यूटर, जो हमारे आने वाले जनरेशन में जो कंप्यूटर्स होंगे, पीसीज, लैपटॉप जो होंगे, उनके प्रोसेसर का एक ये नाम आप इसको समझ सकते हो, उनका प्रोसेस समझ सकते हो। ठीक है, माइक्रो इंटीग्रेटेड विदाउट पाइपलाइन स्टेजेस, माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेशन विदाउट पाइपलाइन स्टेजेस। ठीक है, बैंड क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो समझो कि बैंड जो होता है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। तो जब हाई और लो फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान से सुनना मेरा बात, जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हाई टू लो के बीच में होता है, तो हाई से लो के बीच की फ्रीक्वेंसी की स्पीड डिफरेंस को नापने के लिए, स्पीड डिफरेंस को मेजर करने के लिए बैंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को किसने नापा जाता है? गीगाहर्ट्ज में। और इसमें क्योंकि गीगा नहीं दिया था, इसलिए राइट आंसर आप लगाएंगे हर्ट्ज और बढ़ेंगे आगे। चारों ऑप्शन हम लोगों ने चेक किए। अगला क्वेश्चन ये रहा अपने सामने, चलो बताओ। कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल, लोकसभा के गठन से संबंधित है? फॉर्मेशन ऑफ LS। Which of the article of constitution is related to the formation of लोकसभा, LS? भाई बड़ा ही सरल सवाल है, और क्योंकि लोकसभा से संबंधित है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। उम्मीद है कि बहुत, मतलब एक सकारात्मक सा सवाल, सकारात्मक, क्या बोलते हैं सकारात्मक को, अफर्मेटिव आंसर, जो नेगेटिव नहीं होगा, वैसा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चले पढ़े आगे। चलिए देखिए क्या रहा है। तो हाँ, इसका आंसर ये होगा कि आर्टिकल 81, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 81 जो होता है वो लोकसभा के गठन से संबंधित होता है। ये अनुच्छेद ऐसा कहता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, भारत के जितने भी राज्य हैं जो कि संघ शासित नहीं है, उससे लोकसभा में चुनकर 530 कैंडिडेट आ सकते हैं, जबकि संघ शासित प्रदेशों से इनकी संख्या क्या होगी? 20 होगी। कितनी होगी? 20। संघ, ये यूनियन टेरिटरी से चुनकर मेंबर्स आएंगे लोकसभा में, और ये स्टेट्स से चुनकर मेंबर आएंगे लोकसभा में, प्लस 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और ये एंग्लो इंडियन होता है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, यानी राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करते हैं, इनका नाम सजेस्ट करते हैं, और ये कैसे होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन सदस्यों का। तो कुल मिलाकर 552 सदस्यों का गठन से जो हमारी लोकसभा बनती है, उसके गठन का पूरा प्रावधान आर्टिकल 81 सुरक्षित करता है। अभी हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। 1-2 कभी घटती बढ़ती रहती है उपचुनाव चुनाव के कारण। ठीक है, ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? 81 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट में जानते हैं क्या बताएंगे? कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 17 क्या होता है, आर्टिकल 76, हालांकि 76 तो बहुत ही सरल है, और आर्टिकल 132, ये आप लोग हमें बताएंगे कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 132 कहाँ यूज किया जाता है और इसका इस्तेमाल कैसा है। जैसे 81 क्या करता है? लोकसभा का फॉर्मेशन सुरक्षित करता है। वैसे 17, ये तो बहुत बहुत पूछा जाने वाला है। 17 पेपर में कई बार पूछा गया है ना, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। ठीक,
वो और 132 इन दोनों के जवाब आप मुझे कमेंट में मैसेज करेंगे, कमेंट जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन वाज द सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च। सुकन्या समृद्धि योजना कब लॉन्च की गई थी? 2015 में, 2014 में, अरे ये ऑप्शन एक ही जैसे हो गए क्या? चलो अगला कर लेते हैं, 2015, 2016, 2017 और इसको कर लेते हैं 2013। ठीक है, तीन ऑप्शन एक जैसे हो गए थे तो उसको मैंने आपको सही बता दिया कि 2015, 2016, 2017, 2013। ठीक, अब शुरू करते हैं। अब बताइए कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ, किसने किया? तो हम आपको बताते हैं कि ये डेट थी 22 जनवरी 2015, गणतंत्र दिवस से थोड़ा सा पहले 22 जनवरी 2015। इस 22 जनवरी 2015 को हमारे देश के जो पीएम थे, तत्कालीन पीएम जो कि आज भी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था। आपने एक और योजना सुनी होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो सुकन्या समृद्धि योजना इसी का एक भाग है। सुकन्या समृद्धि योजना इसी का एक भाग है। इस योजना के तहत क्या होता है, भारतवर्ष की जितनी भी लड़कियां, अगर वो किसी पोस्ट ऑफिस, ध्यान से सुनिएगा, पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने पैसे को जमा करती है तो उनको 9.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इनको इसी योजना के तहत इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है और इसके तहत ही किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने खाते को खुला सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब हुआ। ये तो आपको पता चल गया कि 2015 22 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई। किसने की? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की। सुकन्या समृद्धि योजना किस दूसरी योजना का एक भाग है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक भाग है। इसके तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रखी जाती है? 9.2% रखी जाती है और किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में भारत देश की लड़कियां अपने खाते को खुला सकती है, जहां पर उनको इस दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट है, ब्याज के भुगतान की दर है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ है ना? तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आप कहेंगे कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, सब लोगों से पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये जो हमारी एक इनिशिएशन है ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय अनुराग दीक्षित, उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर द पीडीएफ। मैथ्स की क्लास अभी होनी है। मैंने आपसे कहा था कि मैथ्स के लिए मैं शुरू से शुरू करूंगा, तो उसमें शुरुआती चैप्टर ही मैं नंबर सिस्टम से शुरू करने वाला हूं। देखिए आज या कल में इसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।